हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज हाई सीज ट्रीटी। नाउ ये न्यूज में क्यों रही और आपको बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिसडिक्शन ये ट्रीटी क्या एग्जिस्ट करती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसके, और इंडिया ने अब तक इसको रैटिफाई किया है या नहीं किया है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सो the question arises who owns the ocean beyond borders। जहां पर आपकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं, उसके बाद के जो सीज आपको देखने को मिलते हैं वो कौन ओन करता है, वहां पर जूरिसडिक्शन कौन सी चलती है और वहां के जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर किसका हक है। आज इसी को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। Next question. Now, do you know that 64% of the oceans lie beyond any country's control? So 64% आपको ऐसा oceans देखने को मिलते हैं जो किसी की भी territorial boundaries में नहीं आता है। So today we decode the High Seas Treaty, which is the world's biggest ocean protection agreement. दुनिया का सबसे बड़ा ocean protection agreement आपको देखने को मिलता है, that is BBNJ। इसके बारे में डिटेल में हम आज डिस्कस करेंगे। राइट नाउ न्यूज में क्यों है? सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने बेसिकली सेटअप किया है अ 12 मेंबर पैनल फॉर इंप्लीमेंटेशन। ना इंडिया ने जो बीबीएनजे है दैट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिसडिक्शन, वो 2024 में साइन तो कर दिया था लेकिन अभी तक रैटिफाई नहीं किया है। सो एज ऑफ अगस्त 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 140 प्लस दे हैव साइंड एंड 55 मेंबर स्टेट्स ने इसको रैटिफाई भी कर दिया है। सो वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम, जहां पर हमने सिग्नेचर्स तो कर दिए हैं लेकिन अभी तक रैटिफाई नहीं किया है। देखो रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मान लो किसी कंट्री ने कोई अग्रीमेंट को मानना है तो ऑब्वियस ही बात है वो एक तरह से बाइंडिंग बन जाता है। तो इसीलिए रैटिफिकेशन तब मानी जाएगी जब हमारा पार्लियामेंट इसके लिए कोई लॉ लेके आएगा, कोई यहां पर लेजिस्लेशन लेके आएगा। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 12 मेंबर्स का एक पैनल बनाया है जो कि प्रोस्पेक्ट्स देख सके एंड इवेंचुअली हम इसको रैटिफाई कर सके। इसी के लिए ये पैनल बनाया गया है। क्लैरिटी है? ठीक है जी। सो ना बीबीएनजे है क्या? सो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिसडिक्शन, जिसको हम हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं। इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो आपको यूएन क्लॉज के तहत देखने को मिलता है, which is United Nations Convention on Law of the Sea। इसको अडॉप्ट किया गया था 2023 में। इसका काम ही क्या है, जो ओशंस किसी की भी टेरिटरी में नहीं आते हैं तो उनके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी को वहां पर प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट करना और सस्टेनेबल ओशन यूज की तरफ मूव करना, ये इसका मेजर एम आपको देखने को मिलता है। सो आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज यूएन हाई सीज ट्रीटी, जिसको बीबीएनजे भी कहा जाता है। तो इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यूएन मेंबर्स हैव अग्रीड ऑन अ यूनिफाइड लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी रहेगी तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ना जो भी सॉल्ट वाटर बॉडीज हैं अक्रॉस द अर्थ, दे आर द पार्ट ऑफ टेरिटोरियल सी। सो ये किसी का टेरिटोरियल सी में नहीं आते हैं, दैट इज वाई यहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत है। Only 1.2% of the high seas are currently protected. So 1.2% ही है। 63% to 64% आपको ऐसी सीज देखने को मिलते हैं जहां पर किसी की प्रोटेक्शन नहीं है। तो किस तरह से हम वहां के बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसी की वजह से यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि हमें बीबीएनजे लाने की जरूरत है। राइट 10% ऑफ द ग्लोबल मरीन स्पीशीज आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो यहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलेगा। हाई एक्सप्लॉयटेशन आपको देखने को मिल रही है क्योंकि यहां पर कमर्शियल फिशिंग करी जाती है, माइनिंग करी जाती है एंड इवेंचुअली क्लाइमेट चेंजेस लीडिंग टू इट्स एसिडिफिकेशन। तो किस तरह से हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, इसी के लिए हाई सीज ट्रीटी लाया गया है। नाउ बेसिकली ये जो ट्रीटी है ये थर्ड इंप्लीमेंटिंग अग्रीमेंट बन जाता है किसका, यूएन क्लॉज का। राइट सो जो लास्ट था कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो यूएन क्लॉज से साइन किया था, इट वाज इन 1982। सो ये थर्ड अग्रीमेंट आपको देखने को मिलता है जो इंप्लीमेंट करा जाएगा। ना बेसिकली एक नई बॉडी बनाई जाएगी जिससे कि कंजर्वेशन करी जाएगी जो भी ओशन लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही यहाँ पर ग्राउंड रूल्स बनाए जाएंगे
जिससे कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए लाया जाएगा। सो जैसे आपको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एक्ट देखने को मिलता है जिसके तहत EIS करे जाते हैं। तो इसी तरह से ओशंस में भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स करी जाएंगी जिससे कि वहां की बायोडाइवर्सिटी को हम बचा सके। ठीक है, सो जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज करनी है उस कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, राइट ना। बेसिकली की प्लेयर्स की अगर बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन, US, UK, चाइना वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। एंड सिग्निफिकेंस अगर हम बात करते हैं तो UNCBD का टारगेट है 30-30। सो बेसिकली 30-30 है क्या कि हमें 30% एरिया क्या करना है, कंजर्व करना है। कब तक? 2030 तक। तो ओशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाते हैं फॉर द कंजर्वेशन, राइट। सो लीगल प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर देंगे किसको? 2/3 ऑफ द ओशंस। तो 64%, 2/3 ऑफ द ओशंस को हम यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। सो ये इसका आपको मेजर एजेंडा देखने को मिलता है। सो आप देख सकते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाएंगे। जैसे आपको लैंड पे नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं, इसी तरीके से ओशंस में क्या बनाए जाएंगे? मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। रेगुलेट करा जाएगा सीबेड माइनिंग को और रिसोर्स शेयरिंग को, और मैंडेटरी यहां पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स करनी होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इक्विटी डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करी जाएगी। ना हाई सीज है क्या? सो अगर हम 200 नॉटिकल माइल से दूर चले जाते हैं, मान लो आज ये हमारे पास आपको टेरिटरी देखने को मिलती है इंडिया की। सो अगर हम 200 नॉटिकल माइल से दूर चले जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? विच इज नोन एज द हाई सीज, राइट। सो अगर हम बात करते हैं, इट कवर्स 64% ऑफ द ओशंस, ओनली 1% इज प्रोटेक्टेड। सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं तो क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओशंस है वो सबसे बड़ा सिंक बनते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का, जिसको हम कार्बन अब्जॉर्प्शन कहते हैं। मरीन बायोडाइवर्सिटी आपको हॉटस्पॉट्स देखने को मिल सकती है। एंड एक तरह से ये रिसोर्सफुल एरिया है किसके लिए? सी फूड के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, मेडिसिन के लिए। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने की एसेंशियलिटी है, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। ना UN क्लॉज की अगर बात करते हैं तो यहां पर 5 जोन्स आपको देखने को मिलते हैं: इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, EEZ एंड द हाई सीज, राइट। सो UN क्लॉज की अगर बात करते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस आपको डिस्क्राइब करता हुआ दिखता है। BBNJ की जो इंप्लीमेंटिंग अग्रीमेंट है वो एक्चुअली में कौन लेके आया है? UN क्लॉज ही लेके आया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये आपको इंटरनल वाटर्स देखने को मिलते हैं। इंटरनल वाटर्स के बाद बाउंड्री से अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स दूर जाते हैं उसको कहा जाता है टेरिटोरियल सी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जूरिसडिक्शन किसकी चलेगी? उस कंट्री की चलेगी। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कॉन्टिगुअस जोन आता है। उसके बाद मतलब अगर हम टेरिटरी की बात करें, बेस लाइन की बात करें, तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स दूर आपको कॉन्टिगुअस जोन देखने को मिलता है। एंड इवेंचुअली 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ये आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिलता है। इसके बाद जो भी एरिया आता है दैट इज नोन एज द हाई सीज। क्या कहा जाता है? हाई सीज। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है? बेसिकली वो एरिया जहां पर जो भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज कौन यूटिलाइज करेगा? दैट इज दैट नेशन। जिस नेशन के आसपास आपको 200 नॉटिकल माइल्स देखने को मिलता है तो जो भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वहां से करी जाएगी वो ही एरिया करेगा, वो ही नेशन करेगा। ठीक है, सो ये आपको हाई सीज देखने को मिलते हैं आफ्टर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लैरिटी है? आई होप आपको यहां तक समझ आया, राइट। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? एज आई टोल्ड यू, ये फर्स्ट एवर बाइंडिंग अग्रीमेंट बन जाएगा जिससे कि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हाई सीज को। ये एक तरह से SDG 14 विच इज लाइफ बिलो वाटर उसको अचीव करने में भी हेल्प करेगा। ये इंश्योर करता है इक्विटी इन मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इट बिल्ड्स अ क्लाइमेट रेजिलियंस ऑल्सो। बट व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे पहले किस तरह से एनफोर्समेंट करी जाएगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स है, इस पे किसी की भी जूरिसडिक्शन आपको देखने को नहीं मिलती। तो किस तरह से इंप्लीमेंट करा जाएगा ये आपको सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। दूसरा डिस्प्यूट्स है कि भाई किस तरह से बेनिफिट शेयर किया जाएगा, क्योंकि ये एरिया सभी को बिलोंग करता है। तो किस तरह से यहां पर रिसोर्स एलोकेशन करा जाएगा उसका सबसे बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलता है। मॉनिटरिंग इलीगल फिशिंग। सो इलीगल फिशिंग जो है वो किस तरह से मॉनिटर की जाएगी? सीबेड माइनिंग की वजह से जहां पर जो स्पीशीज हैं, स्पेशली जो आपको एक्वाटिक स्पीशीज देखने को मिलते हैं वो डैमेज होते हैं, तो उनको किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा वो भी एक चैलेंज है। एंड
कैसे इस तरह इसको फंड किया जाएगा, जिससे कि फंड एंड टेक ट्रांसफर किया जाएगा टू द ग्लोबल साउथ, मतलब डेवलपिंग नेशंस के लिए। सो यहां पर भी जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आपको डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड देखने को मिलता है, तो यहां पर भी इनइक्विटी हो सकती है, राइट। नाउ ग्लोबल रेफरेंस की अगर बात करते हैं तो इट बिल्ड्स ऑन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऐसे ही इट लिंक्स टू ग्लोबल कॉमन प्रोटेक्शन। जैसे आउटर स्पेस की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है, तो उसी तरह पे हम जो हाई सीज हैं, जो आपको इंटरनेशनल जूरिसडिक्शन यहां पर देखने को मिलती है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, राइट। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? सबसे पहले फास्टर रैटिफिकेशन, जल्दी से जल्दी रैटिफाई हो, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। दूसरा, यहां पर मोर एमपीएस बनाने चाहिए, दैट इज मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने चाहिए इन हाई सीज। स्ट्रेंथन करना चाहिए ग्लोबल कोऑपरेशन को, और जो भी आपको मरीन रिसर्च देखने को मिलती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ एनजीओज, किस तरह से ये एनजीओज रोल निभा सकते हैं जिससे कि हम हाई सीज को प्रोटेक्ट कर पाए, राइट। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, सो ओशंस आर प्लैनेट्स लाइफ सपोर्ट। सो बेसिकली जो बीबीएनजे है वो एक कलेक्टिव ह्यूमैनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाती है ना। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या इंडिया को ये रैटिफाई कर लेना चाहिए? अगर कर लेना चाहिए तो क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर सकता है, उसके बारे में प्लीज डू कमेंट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।